नमस्कार साथियों। कहते हैं नवोदय एक स्कूल नहीं, एक भावना है, और जब उस भावना को तकनीक का साथ मिलता है तो कामयाबी खुद ब खुद कदम चुमती है। आज हमारे साथ एक नवोदयन मेहमान है, शाह रमीज रजा, जो देश के सबसे बड़े आईटी कंपनी इन्फोसिस में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। शुक्रिया पंकज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नवोदय से इन्फोसिस तक का आपका सफर कैसा रहा? नवोदय से इन्फोसिस तक का सफ़र अगर एक सिंपल एक लफ्ज़ में अगर कहा जाए ना तो इट वाज एडवेंचरस जी। क्योंकि नवोदय लाइफ जब हम लोग नवोदय में रहते थे, एक कैंपस में बंद हैं, एक 35 एकड़ 60 एकड़ के कैंपस में हम लोग हैं। उसके बाद जब हम अचानक से बाहर आते हैं तो हमारे सामने पूरी दुनिया खुली होती है। तो कई बार वो बड़ी ओवरवेलमिंग हो जाती है कि यार यहाँ पे मतलब देखो, अंदर टेक्नोलॉजी वगैरह का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कैंपस के अंदर, बाहर वो सारा रिस्ट्रिक्शन खुल जाता है। तो उस चीज़ में एडजस्ट कर पाना कई बार थोड़ा ओवरवेलमिंग होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है। तो हमारे लिए इट वॉज समवेयर इन बिटवीन, ना बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था ना बहुत ज़्यादा ईजी था। और कुछ अच्छे दोस्त मिले, काफ़ी अच्छे दोस्त मिले, काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले, काफ़ी अच्छे सीनियर्स मिले, कि एक पूरा मिला जुला के सबका अगर सहयोग और सबका सपोर्ट जो था वो काफ़ी यूज़फुल रहा और काफ़ी फ़ायदेमंद रहा हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। और उनकी दुआ है, टीचर्स का आशीर्वाद है, माँ बाप की दुआ है कि आज अच्छी जगह पे जहाँ भी हैं कमा खा रहे हैं अच्छे से। बिल्कुल। तो आपने बीटेक कहाँ से किया था? हाँ, बीटेक देखो, मैंने नवोदय के बाद आई टुक 1 ईयर गैप। मेरा झारखंड कंबाइंड में ठीक ठाक रैंक था, बट आई वॉज नॉट गेटिंग द डिजायर्ड ब्रांच। तो मेरे जो टीचर्स थे उस समय उन्होंने सजेस्ट किया कि 1 साल गैप ले लो, प्रिपेयर हार्ड, और फिर अकॉर्डिंगली तुमको अच्छा ब्रांच मिल जाने की उम्मीद है। तो आई टुक अ गैप 2012 से 13। उसके बाद अगले साल अनफॉर्चुनेटली झारखंड कंबाइंड में मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, उतना अच्छा रैंक नहीं आ पाया। बट उड़ीसा जेई में आई गॉट अ वेरी गुड रैंक, और उड़ीसा जेई के रैंक के थ्रू आई गॉट एडमिशन इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बरहमपुर। वहाँ पे आई गॉट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो शुरू से कंप्यूटर साइंस ही चाहिए था, अल्टीमेटली वो मिल गया, तो आई वेंट फॉर दैट। बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में रहते हैं, तो वहाँ के बारे में कुछ बताइए। बेल्जियम देखो, अगर एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज कहें तो बेल्जियम का जो क्षेत्रफल है झारखंड से बिल्कुल आधा है जी, और वहाँ की आबादी झारखंड से 1/4 है। लेकिन इस चीज़ का अपना फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि कम आबादी है तो वहाँ मैनेज करना आसान। जैसे कि आप जानते हो, यूरोप यूजुअली बहुत क्लीन और बहुत वेल मैनेज्ड कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल। तो सब कुछ वहाँ पे, मौसम काफ़ी खुशगवार है, अभी तो बर्फ पड़ रही थी कुछ दिनों पहले तक। और इट्स नाइस, काफ़ी वर्सेटाइल कल्चर है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट ब्रसल्स में ही है, तो काफ़ी वर्सेटाइल लोग हैं वहाँ पे, काफ़ी अलग अलग देशों के लोग हैं। तो एक अच्छा खासा आपको एक्सपोजर मिलता है, नॉट जस्ट बेल्जियम बल्कि यूरोप के अलग अलग मुख्तलिफ जो 26-27 कंट्री आते हैं यूरोपियन यूनियन में, उन सबका। ना अगर वर्क कल्चर की बात करें तो ये मुझे वहाँ बहुत पसंद आया। जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वहाँ पे 9 to 5 वो एक बड़ा रिजिड उनका वर्क आवर है। आपको 9 बजे तक लॉग इन कर लेना है सुबह, और शाम को 5 बजे के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता काम करने के लिए। अगर आपको काम करना है आप करो, आपको बंद करके घर जाना, नो वन कैन स्टॉप यू। तो ये बड़ा अच्छा वर्क कल्चर है, वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। यहाँ पे एज एन इंडियन आई टी गाई, हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क टाइम को बड़ा महत्व दिया जाता है हमारे करियर में, कि भाई वो ज़्यादा काम कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉय है। ये वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे आपका वर्क टाइम फिक्स है, आप उतना ही काम करो। आपकी सफलता में नवोदय विद्यालय की क्या भूमिका रही है? नवोदय विद्यालय देखो, यूजुअली ना नवोदय विद्यालय हमें ये सिखाता है कि सर्वाइव कैसे करना है। जी। पढ़ाई पढ़ाई लिखाई सब कुछ अपनी जगह पे है, अब स्कूल है तो पढ़ाई तो होगी, लेकिन बाहर की दुनिया में स्पेशली हम जैसे लोगों को, क्योंकि देखो नवोदय पहले भी नवोदय हॉस्टल था, उसके बाद हमने कोचिंग की, वहाँ भी हॉस्टल में रहे, उसके बाद कॉलेज गए, वहाँ भी हॉस्टल में रहे, बाकी आगे की लाइफ भी अलग ही सिंगल ही कट रही है, वो मतलब अकेले रह रहे हैं हम लोग। तो कई बार क्या होता है कि जो पहली बार कॉलेज जा रहे हैं वो पहली बार घर से निकलते हैं, तो उनके लिए बड़ा परेशानी हो जाता है कि नए एनवायरनमेंट में जाके नए लोगों के बीच एडजस्ट कर पाना। हमारे लिए बचपन का खेल है वो। हम लोग क्लास 6 में चले जाते हैं नवोदय, वहाँ से नए लोगों के बीच रहे हैं, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे सर्वाइव करना है, छोटी से छोटी चीज़ हमें पता होती है। उसके बाद कई लोग खाना वाना एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वो था, ये एक फैक्टर है। दूसरा एक जो बहुत अहम फैक्टर है वो है डिसिप्लिन। जी जी। नवोदय आपको डिसिप्लिन सिखाता है, और ये डिसिप्लिन जो है ये पूरी जिंदगी काम आती है। सुबह 5 बजे उठ के पीटी करना हो, या 7 बजे आपको टाइम पे असेंबली पहुंचना हो, या खाने का टाइम फिक्स हो, डिनर का टाइम फिक्स हो, ये सब कुछ आपको एक पर्सपेक्टिव देता है अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने का, क्योंकि आप डिसिप्लिन में हो तो। और ऐसे भी कहा होता है भाई कि जो कायदे में रहता है वो फायदे में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नवोदय हमें वो कायदा सिखाता है। तो देख सकते हैं नवोदय विद्यालय का जो सबसे अहम जो भूमिका है वो डिसिप्लिन का है। हम लोग एक कैंपस में रहते हैं, काफी हम लोग को शुरू से ही डिसिप्लिन में रहने के लिए सिखाया जाता है, और वही कहीं ना कहीं हम लोगों की कामयाबी में बहुत बड़ी भूमिका रोल अदा करती है। नवोदय विद्यालय के बच्चे जो अभी वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं, या बाहर के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर वे चाहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मतलब आपकी तरफ से क्या राय होगी जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं? देखो, इंजीनियर की तो एक अलग, वो तो कंप्लीट डिसिप्लिन ही हो गया। इसमें पर्टिकुलर अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये कम्प्लीटली आपके जो एप्टीट्यूड है, जो आपका
प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, उस पर बेस्ड है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे, किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना ब्रेन जो है उसको इस तरह से डेवलप करना होगा अभी से ही कि आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखो। जी। जैसे होता है ना कि छोटे छोटे गेम्स आते हैं कि हाँ भाई माचिस की तिलियाँ रखी हुई हैं, कोई एक तिल्ली हटाओ, एक नंबर को चेंज कर दो। उस तरह की चीज़ों में आपको अपना दिमाग लगाना होगा। और एप्टीट्यूड और रीजनिंग की काफ़ी सारी किताबें आती हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, आप उन सबको अभी से आप फोकस करना शुरू करें उन सब पे। आपको याद होगा जब नवोदय में क्लास 6 का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उस टेस्ट में। तो नवोदय वालों स्पेशली अगर बात करें तो उनके लिए तो बचपन से उनको वो एक साक्षात्कार हो जाता है, उनका एक इंट्रोडक्शन है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के साथ। तो इसी चीज़ को अगर वो लोग और आगे एनहांस करते जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 80% पार्ट जो है, या 70 कह लें, 70% पार्ट जो है इट इज़ कोडिंग। जी। कोडिंग, अब कोडिंग अलग अलग लैंग्वेजेस में हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट उसके पीछे का जो लबुलवाब जिसको कहते हैं, जो जिस्ट है, वो है उसका जो सोल है कोडिंग का, दैट इज एल्गोरिथम एंड लॉजिक। जी। तो अगर आपका लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटी है तो फिर आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर लोगे, और अगर आप एक अच्छे कोडर हो तो फिर आपको एक शानदार सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस, उनका मानना था कि कल्पना के बिना कोई भी साइंस अधूरी है। वो खुद को पोइटिकल साइंटिस्ट कहती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका भी कविताओं में रुचि है। तो एडा लवलेस वाली बात पे तो बाद में आएंगे। जब साइंस और पोइट्री की बात हो रही है तो एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी काफी पहले हॉलीवुड में, फिल्म का नाम था डेड पोएट सोसाइटी। उस फिल्म में एक बड़ा प्यारा डायलॉग है, मेरे को एग्जैक्ट डायलॉग अभी याद नहीं है, बट जो है मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो लीड एक्टर होता है वो कहता है कि साइंस, मेडिसिन, दीज आर नोबल परसूट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, बट आर्ट, पोइट्री, लव, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली लिव फॉर। जी। तो विज्ञान का अपना अलग महत्व है, आर्ट, पोइट्री, इनका अपना अलग महत्व है, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जी। क्योंकि दोनों का रिश्ता इंसान के जहन से है। जी। और इंसान का जहन वो जगह है जो इमेजिनेशन को जन्म देता है, जो कल्पना को जन्म देता है। जी। जी। तो जो कल्पना कविता लिखने में मदद करती है, इस बात को बिल्कुल भी गलत नहीं कहा जा सकता कि वही कल्पना आपको कोडिंग में भी मदद करे। तो ये बिल्कुल सत्य है कि अगर किसी इंसान का इमेजिनेशन पोएट्री की तरफ है तो बाकी भी परसूट्स में वो अच्छा इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन को यूज करके अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर एडा लवलेस ने खुद को पोलिटिकल साइंटिस्ट कहा तो इट कैन नॉट बी रॉन्ग। जी। जी। और वो चीज इनके काम में भी झलकता है। ये कविताएं भी लिखते हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। आप सभी को बता दें कि शाह रमीज रजा जो पहले पॉडकास्ट ये भी करते थे, और आज हम इनका पॉडकास्ट करने के लिए आए हैं, इनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। आज से तकरीबन हमको लगता है लॉकडाउन के समय की बात है। लॉकडाउन से पहले, हाँ, लॉकडाउन से पहले ये भी पॉडकास्ट किया करते थे। और आपके वीडियो मैंने देखा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी आपने कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी शायरियाँ हैं। तो अगर आप एक हो जाता, एक शायरी अगर सुना देते तो हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं यूजुअली जब परफॉर्म करता था तो उस दौरान मैं पुणे में था, तो पुणे में मैं शायर बदनाम के नाम से मशहूर हो गया था। जी। ये भी एक अलग ही कॉन्ट्रडिक्शन है कि बदनाम के नाम से मशहूर था मैं। जी। जी। तो वो शायर बदनाम वो लक़ब कहाँ से है, उस पर 4 मिसरे कहते हैं, मैंने वो सुनाता हूँ जी। कि मीरो गालिब का फैलाया पैगाम हूँ, जी। मीरो गालिब का फैलाया पैगाम हूँ, मस्त सुबह हूँ मैं, मन चली शाम हूँ। क्या बात। मीरो गालिब का फैलाया पैगाम हूँ, मस्त सुबह हूँ मैं, मन चली शाम हूँ, और मैं ही शाह भी हूँ, मैं ही गुमनाम हूँ। क्या बात है। यही कि मैं ही शाह भी हूँ, मैं ही गुमनाम हूँ, और लोग कहते हैं मैं शायर बदनाम हूँ। ये आप लोग कहते हैं लिखा मैं हुआ शायर है? बदनाम। क्या बात है। चोरी का लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वाकई में काफी खूबसूरत है। आप लोग शुक्रिया भाई, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपने लिखा है। कि कविताओं और शायरी की दुनिया में अफवाह भी है कि जो लोग दुखी होते हैं या जिनका दिल टूट चुका होता है, वे लोग ही शायरी लिख सकते हैं या कविताएं लिखते हैं। तो ये बात कहाँ तक सही है? देखो यार, बाकी लोगों के बारे में तो पता नहीं, लेकिन अगर अपनी बात करें तो राहत इंदौरी साहब मरहूम के 4 मिसरे याद आते हैं, सुनाता हूँ कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। क्या बात। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, और उस पार के थपेड़ों ने इस पार कर दिया। ओहो। और तुम्हारे सवाल का जवाब अगले शेर में आ जाएगा। देखना, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, उस पार के थपेड़ों ने इस पार कर दिया, और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। बहुत खूबसूरत, बहुत। तो आई होप कि तुमको जवाब मिल गया हो इसमें। जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग भी अपने अपने अनुसार समझ लीजिए कि इसका क्या जवाब हो सकता है। जैसा कि बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं एमटेक बीटेक करके
लोग यूपीएससी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं, तो क्या कभी आपके मन में ऐसा विचार आया कि हम भी यूपीएससी का तैयारी करें या पीसीएस का तैयारी करें? देखो यार, विचार तो आया था, ऑनेस्टली सेइंग बिल्कुल आया था और बड़ा जोर से आया था, जी ये यूपीएससी का भी और बाद में जेपीएससी का भी। बट इस विचार के साथ साथ एक रियलाइजेशन भी आया था कि वो मेरी औकात से थोड़ा बाहर है, जी बिल्कुल, टू बी वेरी कैंडिड एंड ऑनेस्ट, क्योंकि आई कम फ्रॉम ए जनरल कैटेगरी, जी ठीक है, और हम उतने भी तोप नहीं थे कि हम पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लें। और मेरा मेन फोकस था एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अर्निंग शुरू करने का। जी ये जैसे हम लोग नवोदय के बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, तो यू विल नो कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं अपने फैमिली से जिनके ऊपर वो थोड़ा सा रहता है कि हाँ भाई जल्द से जल्द कमाई शुरू करो, फैमिली को सपोर्ट भी करना है। जी तो वो था, और फिर हमने बीटेक कर लिया, उसके बाद फिर नौकरी भी लग गई, कैंपस में प्लेसमेंट हो गया था। जी तो एक बार उस लाइन में चले गए तो फिर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहा। हाँ, बीच में एक दो बार हमने कोशिश की जेपीएससी एग्जाम देने की, जी जी। एग्जाम दिया भी, बट आपने कितने अटेम्प्ट दिया था जेपीएससी? सिंगल वन अटेम्प्ट, 1 अटेम्प्ट। एक ही बार। वो एक शौक था, एक कोशिश थी। उसके बाद छोड़ दिया? उसके बाद फिर हमें लगा, वो क्वेश्चन सेटअप वगैरह देख के लगा कि भाई ये इतना आसान नहीं है, हाँ बिल्कुल, इसमें और टाइम चाहिए। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उतना टाइम नहीं था, नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक डायरेक्शन में जा रहे थे। तो फिर लगा कि इसी डायरेक्शन में चलते हैं, होना इसमें सफलता मिलेगी, और थैंकफुली वो डिसीजन बुरा नहीं रहा। फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? भविष्य में क्या करना चाहते हैं? गवर्नमेंट में पीसीएस या फिर यूपीएससी का तैयारी करना चाहेंगे, या फिर जो अभी जिस लाइन में है सॉफ्टवेयर फील्ड में उसी में आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? देखो यार पंकज, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, कब क्या हो जाए नो वन नोज। अभी हमने 2020 में लॉकडाउन देखा, सारी दुनिया बंद पड़ गई थी। तो आई एम नॉट प्लानिंग फॉर फार अहेड, बट हाँ अगर शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करें तो अभी तो जैसे जिस फील्ड में है इसमें ही कंटिन्यू करने का प्लान है, क्योंकि कमो बेश ऑन एन एवरेज अगर देखें तो सरकारी नौकरी के लिए उम्र अब लगभग निकलने वाली है। बिल्कुल निकली नहीं है, बट एक आध साल में निकल जाएगी। जी, तो उधर का तो रास्ता बंद होने को है अब, तो जिस लाइन में इस पर कंटिन्यू करना है। और कुछ चीज़ें हैं जहन में, होपफुली जब वो मटेरियलाइज होंगे तो तुमको ही पता चलेगा, एंड आई फर्मली बिलीव कि तुम भी उसका हिस्सा रहोगे, जी बिल्कुल। तो पता चल ही जाएगा। बट अभी फिलहाल के लिए जिस लाइन में है, कोशिश है कि इसको ही कंटिन्यू किया जाए और बेहतर किया जाए इसमें, और जो अपने जो छोटे भाई बहन हैं इनको और गाइडेंस दी जाए कि ये लोग भी आगे बढ़ें। ये लोग भी किसी तरह से अगर इनको कोई परेशानी हो तो ये लोग भी, इनके लिए भी हम लोग हैं, इनको भी वो मदद और वो गाइडेंस मुहैया कराई जाए। बिल्कुल। हुआ है कि क्या एआई जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जगह ले सकता है, या फिर एआई की वजह से बहुत सारे नौकरियां खतरे में हैं? तो इस विषय में आपका क्या विचार है? यार पंकज, इस चीज़ को हम बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करेंगे। जी एआई से नौकरियां खतरे में हैं, बिल्कुल हैं, सिर्फ इंजीनियर्स की ही नहीं, जी हर एक फील्ड में नौकरियां खतरे में हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम तुमको। आज से लगभग 50-60 साल पहले लोकोमोटिव इंजन चलता था ट्रेन में, जी जी जिसमें 3-4 लोग होते थे जो कोयला डालते थे, जी एक होता था ड्राइवर जो कंट्रोल करता था डायरेक्शन वगैरह, इस तरह से पूरी टीम होती थी। फिर लेटेस्ट अभी आया आपका इलेक्ट्रिक इंजन। इसमें क्या है कि कोयला डालने की जरूरत खत्म हो गई, जी तो कोयला डालने वालों की जो नौकरी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो लोकोमोटिव इंजन में भी जो पायलट होता था, जो ट्रेन का डायरेक्शन जो सेट करता था, उसकी जरूरत आज भी है। जी जो ड्राइवर जिसको हम कहते हैं, ड्राइवर हमें आज भी चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि जिन भी लोगों ने अपने स्किल को अपग्रेड किया, जो भी अपस्किल किया, वो सर्वाइव कर गए। जो अपस्किल नहीं कर पाए उनको अपनी नौकरी खोनी पड़ी। तो सेम चीज़ एआई के साथ होगा, और हो रहा है, इनफैक्ट अभी भी हो रहा है कि एआई आने के बाद जो लोग आज भी एआई के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एआई का इस्तेमाल नहीं सीख पा रहे हैं, उनकी नौकरियां खतरे में हैं। जी लेकिन यहीं पे जो दूसरा पहलू है वो ये है कि एआई को डिज़ाइन करने के लिए भी लोग चाहिए, एआई को रन कराने के लिए भी लोग चाहिए, जी तो वैसे लोगों की नौकरियां बने रहेगी। तो जिन्होंने सीख लिया, जिन्होंने अपने आप को बदलते माहौल के साथ ढाल लिया, उनकी नौकरियों पे कभी आँच नहीं आएगी। जो नहीं अडेप्ट कर पाएंगे वो खतरे में है। आने वाले भविष्य में एआई काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल तक पहुंच चुका होगा, बिल्कुल। और आपने बहुत सही बात बोली कि हम लोग को अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे बीच आ रही है, हम लोग को उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया एआई को लेकर के। तो मेरे 5 करोड़ का चेक ले आओ फिर। 2050 में टेक्नोलॉजीज़ में, और जैसे अभी एआई अभी प्रचलन में है, तो 2050 में हम कहाँ होंगे? 2050 की अगर बात करें, भविष्य में कभी भी ऐसे 10 साल 15 साल 20 साल बाद अगर आप देखते हो उस हिसाब से, तो उसका एक झलक आपको अभी मिल जाएगा। अभी आपके पास स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली आ चुका है। आप अपने हाथ में, अपने फ़ोन से आप पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हो, एक एक चीज़, लाइट्स, अप्लायंसेस, एवरीथिंग। आपके पास ड्राइवरलेस कार्स आ चुकी हैं, आपके पास ड्राइवरलेस ट्रेन्स आ चुकी हैं। तो इन सब चीज़ों में हम और बढ़ोतरी देख सकते हैं। अभी जैसे जो ड्राइवरलेस कार्स हैं बहुत कम है, वो आम हो सकती हैं आने वाले दिनों में। आपको रोड में बिना ड्राइवर की गाड़ियाँ चलती हुई दिखेंगी आम सड़कों पर भी। और इस तरह से काफ़ी कुछ आपका जो क्या कहते हैं, एजुकेशन सेक्टर में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हमने बीच में लॉकडाउन में इसकी एक झलक देखी थी, जब क्लासेस कंप्लीटली ऑनलाइन बेसिस पे चल रही थी। तो क्लासेस टीचरलेस भी हो सकती हैं। जिस तरह से एआई को जिस तरह से ट्रेन किया गया है, तो आपको हर एक टॉपिक पे पढ़ा सकता है, हर एक टॉपिक पे ऑटोमेटिकली वीडियो क्रिएट करके आपको दे सकता है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन होने वाली आने वाले दिनों में। अभी हाउसमेट्स, हाउस सर्वेंट्स की हम लोग बात करते हैं, एआई आप जान रहे हो कि उस तरह से रोबोट्स क्रिएट किया जा रहा है ऑलरेडी।
वो प्रोसेस में काफ़ी कुछ बन चुका है, एनवीडिया वगैरह ने काफ़ी कुछ बना भी दिया है ऐसा। तो नो डाउट कि आने वाले समय में हम लोग बहुत एक क्या कहते हैं उसको, बहुत लंबी उछाल देखने वाले हैं टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि हॉलीवुड मूवीज़ में हम देखते हैं कि जो कांच जो शीशा जो होता है, शीशा में या फिर हवा में जो कंप्यूटराइज जो है, कंप्यूटर जो है हवा में चला सकते हैं, या शीशा टाइप का कुछ भी दिखता है, तो क्या वो फ्यूचर में पॉसिबल है? मतलब? बिल्कुल, देखिए जो 3D मोनोग्राम प्रोजेक्शन है वो तो हमने देख लिया जी। वो अभी भी चल रहा है, तो उसके थ्रू कांच पे तो बहुत ईजी है, वो आई गेस अभी भी वो अवेलेबल है। बट ऑन एयर पे सिर्फ ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर पे वो भी आई बिलीव के बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाले दिनों में, और बहुत जल्द हम वो भी देखेंगे जी कि मशीन किसी प्रोजेक्टर के थ्रू हमने प्रोजेक्शन क्रिएट किया हवा में, और वहाँ से ही हम अपना सारा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हो सकता है हम लोग भविष्य में काफ़ी एडवांस हो जाए AI की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपका भी अच्छा खासा आपने उस आइडिया से अनुभव कराया। कॉर्पोरेट और इंजीनियरिंग फील्ड में सैलरी के बजाय पैकेज सबका इस्तेमाल होता है, तो पैकेज क्या है? देखो, सैलरी और पैकेज में बेसिक डिफरेंस है ना। सैलरी हो गया आपका इन हैंड जो आपको हाथ में मिल रहा है जी सारे डिडक्शंस के बाद। पैकेज होता है, उसके लिए एक और वर्ड है CTC, कॉस्ट टू कंपनी। जी तो कंपनी एक साल में या एक महीने में आपके ऊपर टोटल कितना खर्च कर रहा है वो है आपका पैकेज। इसमें आपका सैलरी है, इसमें आपका इंश्योरेंस आ सकता है, इसमें आपके अदर बेनिफिट्स जैसे स्टॉक्स वगैरह आ सकते हैं, इसमें आपका कई जगह पे वो बच्चों के पढ़ाई वढ़ाई के लिए पैकेजेस दिए जाते हैं, वो आ सकते हैं। तो सब कुछ मिला के जो एक खर्च है जो कंपनी आपके नाम पे उठा रही है, दैट इज योर पैकेज। तो यही है सैलरी और पैकेज का फर्क। सैलरी आपका इन हैंड हो गया, पैकेज सब कुछ मिला के जो आपके नाम जो पे भी कंपनी हाँ, आपके प्रति जो जो CTC खर्च कर रही है वो सारा पैकेज में ही आ जाता है। तो क्या हम जान सकते हैं कि आपका पैकेज क्या है? नहीं एक्चुअली देखो, तो अच्छा रहता है। पैकेज यार बस देखो, टीचर अपने जो गुरुजन थे उनका आशीर्वाद है, माँ बाप की दुआ है, अल्लाह का करम है कि इतना तो कमा ले रहे हैं कि अच्छे से जिंदगी बसर हो जाए। एक मोटा मोटी आइडिया दे दीजिए। मोटा मोटी अगर आइडिया दे दो, बस समझ लो कि अगर बहुत पतला नहीं बहुत मोटा नहीं, ठीक ठाक है। जी हाँ, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इससे मार खाओगे तुम पंकज। बहुत सारे बड़े बड़े स्कूलों में है, जैसे दून पब्लिक स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल हम देखते हैं, उनका एलुमनाई एसोसिएशन इतना बड़ा है कि बड़े बड़े बिजनेस में, बड़े बड़े व्यापार के क्षेत्र में, राजनीतिक फील्ड में वे लोग एक दूसरे का बहुत मदद करते हैं। एसोसिएशन जो है फॉर्मली रजिस्टर हुआ था ठीक 2 साल पहले, जी 19 जनवरी 2024 को। उसके बाद से हम लोगों ने मिलकर कुछ, उससे पहले भी एज एसोसिएशन हम लोग थे, बट हम लोग रजिस्टर्ड नहीं थे। हम लोग उससे पहले से काम कर रहे हैं, लगभग 2015-16 से हम लोग एक्टिवली जुड़े हुए हैं काफ़ी लोग। जी योगेंद्र भाई हैं, मुकेश कुमार महतो भाई हैं, अमरजीत भाई फ्रॉम रांची, जी नवोदय विद्यालय हजारीबाग के पास आउट है वो, प्रकाश लकड़ा भाई हैं, जितेंद्र भगतिया है, शाहिद है, चंदन है, जयप्रकाश मेरा बैचमेट, ऐसे मतलब सैकड़ों नाम हम गिना सकते हैं जो कि काफ़ी एक्टिवली जुड़े हुए रहे हैं। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, अब आज के डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास है वो है नए लोगों तक पहुंचना, जो नए एलुमनाई हैं, बिल्कुल। जो नए पास आउट हैं उनका। अब इसमें जो समस्या है वो ये है, एक अगर फिगरेटिवली बात करें, देखो हर साल नवोदय में लगभग ऑन एन एवरेज 80 बच्चे आते हैं, जी ठीक है, हर साल 80 बच्चे आते हैं। तो अगर हम 2015 से 25 पिछले 10 साल की बात कर लें तो 800 बच्चे हुए जी हमारे एसोसिएशन में। अगर हम इन 800 बच्चों की अगर बात करें, 15 से 25 के पास आउट्स की बात करें, तो एक्टिवली आई बिलीव के 80 लोग भी नहीं शामिल हुए होंगे। जी जी तो इसमें कुछ कमी उनके तरफ से भी है, क्योंकि कई लोग ऐसा होते हैं, तुमको भी ये आइडिया होगा, कई लोग ऐसा होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं रखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो वैसे भी केसेस हैं। कुछ हमारे तरफ से भी चैलेंजेस हैं कि सबके कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल पाना, सब तक पहुंच पाना, सबको रीच आउट कर पाना, वो भी थोड़ा टाइम लगता है उसमें, थोड़ा सा वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस से चल रहा है काम। बट हाँ, आने वाले वक्त में हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज, हमारी जो सबसे बड़ा टारगेट है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एसोसिएशन पहुँचे, लोग हमसे जुड़ें, एज ए मेंबर हमारे साथ आए, और हम लोग एसोसिएशन को एज ए फैमिली और ग्रो करें। और जब आपका परिवार मजबूत होता है तो फिर आप बड़े से बड़ा काम इजीली कर लेते हो। बिल्कुल। तो हमें इस परिवार को बड़ा करना है और मजबूत करना है। पंकज भाई, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और आखिर में मेरे पास एक किताब है, ग्रेटेस्ट पोएट्री एवर रिटन। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन पोएट्स के पोएट्री का कलेक्शन है। हम चाहते हैं कि ये तुम रखो और इसको पढ़ो। बिल्कुल, होपफुली आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा गिफ्ट हमको मिल रहा है। गिफ्ट नहीं, इनाम है तुम्हारी मेहनत का। ओके। गिफ्ट है भाई। हमको भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, और ये ग्रेटेस्ट पोएट्री एवर रिटन बुक जो है इन्होंने हमें गिफ्ट किया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने कीमती समय हमारे लिए निकाला। भाइयों का शुक्रिया अदा नहीं करते पंकज, भाइयों से हक से बात की जाती है। वो तो आपका बड़ापन है। नहीं, बहुत मज़ा आया बात करके तुम्हारे साथ, और आई बिलीव कि हमने कुछ अच्छे टॉपिक से बात की, और इस तरह आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और हमें विश्वास है कि बहुत सारे हमारे दर्शकों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ओके पंकज, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर। इसी तरह आप लोग हमारा चैनल देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और बाकी लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, बिकॉज पंकज इज वर्किंग रियली हार्ड। तो भाई, जो अगर मेहनत करे तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसको सपोर्ट करें। आप सभी सपोर्ट करें। शुक्रिया, धन्यवाद।